Hello friends, welcome to the channel. So we are starting with class 7th SST Civics chapter 1 on equality. So on election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. This is a line. So first 5 and then here. And between, and they are standing. So isn't it good, Suja, that we can all cast vote as an equal citizen of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes. So कांता कहती है अपनी फ्रेंड सुजाता से कि कितनी अच्छी बात है, हम जब वोट देने जा रहे हैं तो सब एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं. इवन तो जैन साहब भी खड़े हुए हैं इस लाइन में. तो सुजाता इज सेइंग यस. Go on, Kanta, it's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. तो कांता का जब उसका नंबर आता है, वो अंदर जाती है वोट देने, तो वो अपने दिमाग में सोचती है कि मैं उसको वोट करूंगी जिसने हम प्रॉमिस करा है कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर लेके आएगा. Then afterwards, we will see you later, Kanta. Yes, Namaste Sahib. तो he is basically the employer of कांता. जहाँ पे वो काम करती है उनका, वहां पे उनका साहिब है वो. तो उनका साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ. तो वो कहते हैं यस नमस्ते साहिब. So Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. तो कांता कहती है, कांता की बेटी गुड़िया शी इज हैविंग फीवर. तो वो कहती है कि मैं बाद में उसको शाम में हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, जब मैं साहिब के घर का काम खत्म कर लूंगी उसके बाद लेके जाऊंगी, और फिर उनसे मुझे एडवांस भी मांगना है. At home, here have some of this. You will feel better. And when I get back in the evening, we will go to the hospital. Okay? So कांता अपनी बेटी से कहती है कि अभी तुम ये ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब मैं बाद में इवनिंग में आऊंगी काम करके तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी. It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. तो जब कांता निकल रही होती है तो वो सोचती है कि गुड़िया ऐसे बीमार नहीं पड़ती है, बस्ती भी कितनी गंदी रहती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रही है आजकल. Make sure to do the corners properly. So she is in the house and cleaning as a housemaid. तो उनकी जो मालकिन है वो कहती है कि अच्छे से साफ करो. Here's your advance, Kanta, but don't make it a habit of it. No, madam. तो उसकी मैम उसको एडवांस देती हैं, तो वो कहती है कि अपनी आदत मत बना लेना ये. तो वो नो मैडम कहती है. That evening, just few more minutes, बेटी. Jan madam and Jain sahib may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. तो अब वो इवनिंग में वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, तो वो सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहिब भले ही वोट के लिए लाइन में खड़े थे, बट उनको अपने बच्चों के ऐसे, अगर वो बीमार है तो ऐसे उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता. डू यू थिंक Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story that might make her feel like this. तो फर्स्ट रीजन क्या? एक तो उसकी बेटी बीमार है, फिर भी उसको काम पे आना पड़ा. शी कांट टेक अ हॉलीडे, शी कांट टेक अ लीव ऑफ 1 डे. तो एक तो फर्स्ट ये हो गया कि वो लीव नहीं ले सकती, उसको अपना काम करना ही पड़ेगा. सेकंड कि उसकी जो बस्ती है वो कितनी गंदी है, बल्कि जैन साहिब और मैडम का घर इतना साफ था, बल्कि उसकी बस्ती इतनी गंदी सी रहती है, तो साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है. थर्ड इज कि उसको, उसकी बेटी सिक है पर भी उसको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज शी इज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. तो आमतौर से जो जैन मैडम और जैन साहिब उनको ऐसा नहीं करना पड़ता होगा. सो दीज आर द 3 रीजंस व्हिच वी कैन से दैट बोथ they are not treated equally. So now coming to this equal right to vote. This story above begins when Kanta is standing in a line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in a line with her.
Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. तो जब वो किसने वो वोट के लिए खड़ी हुई है, वो तो अपने एम्प्लॉयर को वो रिकॉग्नाइज करती है, अशोक जैन. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. कि वो कैसे ही हो, like in democratic country like India, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करें, चाहे उनके पास एजुकेशन हो या नहीं हो, कि कौन सी कोई भी कास्ट हो सकती है उनकी, वो रिच हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, but they all are allowed to vote. This, as you have already read in class 6th book, is called universal adult franchise. इसको हम universal adult franchise कहते हैं कि हमारे पास सारे, कि हम कि कोई भी बेसिस नहीं है कि हम कैटेगराइज कर पाए वोट के लिए. ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया आर एंटाइटल्ड टू वोट. हर एक इंसान वोट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ नहीं देखा जाता, वो वोट कर सकता है. And is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. तो ऐसे हमने इक्वालिटी तो दिखा है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी एजुकेशन हो या नहीं हो, कुछ भी हो, they can vote, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belong, has one vote. कि वो कहीं पे भी बिलोंग हो, ये उनके पास एक वोट है. तो ये किसको वो करता है, सिंबलाइज इक्वालिटी, की हमारे कंट्री में इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल है. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. But जैसे जैसे उसका दिन कटता है, उसको लगता है कि सच में वो इक्वल है इन लोगों के या नहीं है. What is it that makes Kanta unsure? अब ऐसा क्या हुआ कांता के साथ जो उसको ऐसा लगता है कि वो इक्वल है? क्योंकि जब उसने सुबह वोट डाला था और सब एक लाइन में खड़े थे तो उसको लगता था नहीं हम इक्वल हैं. बट अब ऐसा क्या हुआ जो उसको लग रहा है कि हम इक्वल हैं या नहीं है? Let's take a look at her day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. वो स्लम में रहती है और नाला उसके घर के पीछे बहता है. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. अब उसकी बेटी बीमार है, तब भी वो छुट्टी नहीं ले सकती एक दिन की भी, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से बोरो करने हैं मनी, ताकि वो अपने बेटी को हॉस्पिटल में दिखा सके. Her job as a domestic help tires her out. वो बहुत थक जाती है उस जॉब से. And finally she ends her day by again standing in a long time. और वो अपना दिन कैसे खत्म करती है? हॉस्पिटल की लाइन में खड़े होके. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. और ये लाइन सुबह जैसी नहीं है जहाँ पे हर कोई इक्वल है और रिच हो चाहे पुअर हो, सबको एक लाइन में खड़ा होना है. बट ये डिफरेंट लाइन है, यहाँ पे सिर्फ पुअर ही खड़े हुए हैं. इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ पुअर खड़े हैं और कोई भी रिच नहीं है. तो उसको ऐसा इसलिए ऐसा लगता है कि वो इक्वल है या नहीं है, इसलिए उसको ऐसा लगता है. नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. अब कांता जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो वोट के लिए तो उनका वो इक्वली हैं वो वोट के लिए, तो बट जो उनकी डेली लिविंग है और वर्किंग कंडीशंस है वो इक्वल नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिटोरिएटिंग है. उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है क्योंकि वो स्लम्स में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, इससे उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, फिर वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. सिर्फ पुअर होने के लिए ही नहीं, और बहुत ज्यादा इंडिया में लोग inequality experience करते हैं. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequality that exist in India.
तो यहाँ पे सिर्फ एक पुअर होने की ही इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इंडिया में और बाकी सारी भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं। तो और ये हम सीखेंगे दो स्टोरीज से। One of the more common form of inequality in India is the caste system. जो एक बहुत ज्यादा inequality है इंडिया में, this is caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. कि अगर हम रूरल इंडिया में रहते हैं, मीन्स अगर हम विलेजेस में रहते हैं, तो हमने बहुत जल्दी से ये एक्सपीरियंस करना शुरू हो गया होगा कि बेसिकली कास्ट सिस्टम होता क्या है। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. और अगर तुम लाइक अर्बन इंडिया में रहते हैं, मीन सिटीज में रहते हैं, तो हमें तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि कास्ट सिस्टम अभी प्रिवेल नहीं करता, मीन्स अब प्रिवेल नहीं करता, पुराने जमाने में करता था, अब नहीं करता। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. But अगर हम ये matrimonials पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि अभी भी लोगों के दिमाग में कितना ज्यादा ये कास्ट सिस्टम है। So first matrimonials होते हैं जब हम लाइक किसी के लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, उसको हम matrimonials कहते हैं। Alliance invited for 32 this beautiful working in IT Mumbai for MBA। देखो कास्ट, यहाँ पे कास्ट नो बार, SC ST एक्सक्यूज, कि कास्ट का कोई बार नहीं, बट SC ST नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्ता बॉय आ गया कास्ट, देन वी हैव तमिल ब्राह्मण, तो अभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। Now let us read a story about the experiences of Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6 में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि Dalits कौन होते हैं। Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit word है जो lower caste ही खुद के लिए यूज करते हैं, कोई और यूज नहीं करता उनके लिए, वो खुद के लिए ही यूज करते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. Dalit मतलब होता है broken, और इस वर्ड को यूज करके लोअर कास्ट खुद को पॉइंट करते हैं कि वो कितने ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हैं अभी भी। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his biography, Jhutan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही इज अ दलित राइटर, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में झूठन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है झूठन, उन्होंने लिखा है कि मुझे एक तो मैं बहुत दूर बैठता था, क्लास में सबसे अलग बैठता था, और वो भी फ्लोर पे। The mat ran out before reaching the spot I sat on. सब मैट्स पे बैठते थे, तो वो जब तक उनकी सीट आती थी, या वो क्योंकि दूर बैठते थे तो उनके नीचे मैट भी नहीं होता था, तो वो उनको जमीन पे बैठना पड़ता था। Sometimes I would have to sit way behind everybody, और सबसे पीछे बैठना पड़ता था, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason, और मुझे डोर के पास बैठना पड़ता था, और कभी कभी वो जो और बच्चे थे वो मुझे पीटते थे बिना किसी रीजन के। When he was in class 6, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. और जब वो 6th क्लास में थे तो एक बार हेडमास्टर ने उनको कहा कि तुम स्कूल को और प्लेग्राउंड को स्वीप करो, मींस पोछा मारो, यहाँ पे साफ करो। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. मींस बहुत ज्यादा बड़ा था प्लेग्राउंड, और मैं बहुत ज्यादा थक गया उस दिन, और मेरी जो बैक थी वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, जो मेरा फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था। डस्ट हैज गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो डस्ट है वो मेरे मुंह के अंदर चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, और बाकी बच्चे पढ़ रहे थे पर मैं साफ सफाई कर रहा था स्कूल की। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेडमास्टर थे, मीन जो प्रिंसिपल थे, वो अपने रूम में बैठे थे और मुझे वॉच कर रहे थे।
I was not even allowed to drink water. मुझे to get a drink of water means मैं पानी भी नहीं पी सकता था. I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. मीन्स मैंने पूरा स्कूल साफ करा, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे पर मैं साफ सफाई कर रहा था. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश ने काफी कपल ऑफ डेज तक ये काम करा, मीन साफ सफाई करी, और ये तब रुका जब उसके फादर ने देखा कि वो, जब उसके फादर पास कर रहे थे, स्कूल को पास कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्वीप कर रहा है, मीन साफ सफाई कर रहा है. He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो अब जैसे उन्होंने टीचर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वो ओम प्रकाश का हैंड पकड़ के, मतलब हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगे उस स्कूल से. और उन्होंने इतना तेज, उन्होंने और लोगों को सुनाने के लिए बोला कि यू आर अ टीचर, कि आप टीचर है इसलिए मैं जा रहा हूं अभी, बट ये याद रखिए कि ये यहीं पे ही पढ़ेगा, ये पढ़ेगा और यहीं पे ही पढ़ेगा, और इसके यही नहीं पढ़ेगा, और बाकी जो है वो भी आएंगे इसके साथ साथ. तो उन्होंने ये कहा. दिस इज द कवर पेज of Om Prakash Valmiki book Jhutan, which talks about his experience of growing up as a Dalit boy. So why do you think Om Prakash Valmiki was treated unequally by his teacher and his classmates? क्यों? Because he is Dalit. He is of lower caste. Imagine yourself as Om Prakash Valmiki and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him. Now, second story is based on the incident that took place in one of the India's largest cities, as is common practice in most of the country. ये जो second story है वो एक city में हुई है. It is a story of Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in a city. तो to rent, वो Mr. और Mrs. Ansari की है जो घर ढूंढ रहे थे, रेंट पे घर ढूंढ रहे थे सिटी में. They had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास पैसे थे तो वो रेंट पे कर सकते थे, रेंट पे करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. They went to a property dealer for help to find a place. तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो उनको घर दिखा सके. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने कहा कि काफी सारे हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेंट पे, मींस वो अवेलेबल है रेंट के लिए. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. तो जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए अंसारीज को वो बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि हम इसको ही रेंट पे ले लेते हैं. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. तो जब लैंडलेडी ने, मीन्स जो ओनर थी उस घर की, उसको पता लगा उनके नाम, उसने जब पढ़े अंसारी, तो उसने ये बहाना बनाया कि यहाँ इस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी सारे हैं वो सारे वेजिटेरियन रेजिडेंट है और जो नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट है वो अलाउड नहीं है. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. तो ये सुन के अंसारी भी और जो प्रॉपर्टी डीलर है बहुत सरप्राइज, क्योंकि उनको कहीं से फिश की स्मेल आ रही थी, फिश बनने की स्मेल आ रही थी. The same excuse was repeated in the second and third apartments, और ऐसी ही सेम एक्सक्यूज उनको सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी सुनने को मिले. Finally, the property dealer told them they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा कि वो क्या अपना नाम चेंज करके अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बोलेंगे.
The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month to look at the apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो उन्होंने जब अपना कुमार रख लिया नाम, उसके बाद भी उनको काफी 1 महीना लग गया अच्छे सा घर ढूंढने में. Now, recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class backgrounds we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. कि हम कौन से religion को belong करते हैं, कौन सी caste है, किस background से आ रहे हैं, कि हम मेल है या फीमेल है, ये सब बहुत ज्यादा important होती है. ये बहुत ज्यादा इस वजह से लोग unequally treat होते हैं. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. Om Prakash Valmiki क्यों उसको ऐसे ट्रीट करा जाता था unequally? Because of his caste, and Ansaris because of their religion की वजह से. When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब ऐसे लोगों को अनइक्वली ट्रीट करा जाता है तो उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, उनकी जो डिग्निटी होती है वो वायलेट होती है. वो मींस उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती. इसका मतलब द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. ऐसे उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट हुई क्योंकि उनको इक्वली ट्रीट नहीं करा गया. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट्स ने और टीचर्स ने उसको स्वीप करवाया, उससे साफ सफाई करवाई और उसको ये जताया कि वो इक्वल नहीं है उनके. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that, और वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो बच्चा था तो वो कुछ कर नहीं पाए उस सिचुएशन को. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. और उसके क्योंकि वो छोटा था तो उसके फादर ने उस टीचर्स को कन्फ्रंट करा, पूछा उनसे ऐसा क्यों कर रहे हो. उनको बहुत गुस्सा आया ये सब देख के कि वो उनके बेटे से साफ सफाई करवा रहे हैं. Now the Ansaris' dignity was also hurt when people refused to lease their apartments to them. ऐसी अंसारीज की रिस्पेक्ट भी है, डिग्निटी भी उन्होंने हर्ट करी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया अपार्टमेंट्स देने के लिए उनको. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो जब प्रॉपर्टी डीलर ने भी उनसे कहा कि वो चेंज कर लें अपना नाम तो उन्होंने रिलक्टेंटली मना कर दिया उसको, ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो उन्होंने एकदम मना कर दिया. तो उनको 1 महीने बाद मिला इससे. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. So they are not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. और उनकी वो भी एक same respect और dignity चाहते हैं कि हर कोई उनको same respect दे, dignity दे. Now, equality in Indian democracy. In the Indian Constitution recognizes every person as equal. Indian Constitution की eyes में हर एक person equal है. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. मीन्स हर एक इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी एजुकेशन हो, दे आर ट्रीटेड एज इक्वल. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी आती ही नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी होती नहीं है. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons are recognized होती है, हर की equality. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment,
Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था जो देख पाए कि हर एक इंसान को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी कोई डिस्क्रिमिनेट तो नहीं हो रहा, किसी को इल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा रहा। पर अब बहुत सारे लॉज ऐसे आ गए हैं जो लोगों को बताएं कि वो भी इक्वल हैं। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. और बहुत सारे ऐसे provisions हैं हमारे Constitution में जो बताते हैं कि equality है, democratic India में equality है। So first, that every person is equal before the law, कि हर एक इंसान बराबर है law के सामने। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. इसका मतलब क्या है कि चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सबको सेम लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, caste, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। और कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, कोई भी रेस से हो, कहीं पर भी वो बॉर्न हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. हर एक इंसान जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे वो जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो या मार्केट्स हो। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। हर कोई इंसान जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, लाइक वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स हैं, उनको वो यूज कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबल, छुआछूत पहले चलता था, वो अब हट चुका है, एबॉलिश हो गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. तो दो ways जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई करा है कि वो इक्वालिटी को प्रिवेल कर पाए, वो कौन कौन से? फर्स्ट थ्रू द लॉज, ऐसे लॉ बना के, और दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स ऐसे करके जिससे वो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज मींस जो थोड़ी लोअर कास्ट है उनको वो हेल्प कर पाए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं इंडिया में जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हर एक इंसान के राइट को। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. और गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी चलाई हैं ताकि वो जो डिसएडवांटेज पीपल है उनकी लाइफ्स को सुधार सके, उनकी कम्युनिटीज को सुधार सके। These schemes are to ensure greater opportunity for the people who have नॉट हैड दिस इन पास्ट। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी हैं उनको जो उनके पास पास्ट में नहीं थी, अभी इसलिए दिए ताकि वो इम्प्रूव कर पाए अपने आप को, अपनी कम्युनिटीज को। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक ऐसे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया इस मिड डे मील। दिस रेफर्स टू द program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. इस मिड डे मील स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो छोटे एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं उनको बच्चों को कुक्ड लंच दिया जाता है। दिन में उनको खुद ही लंच दिया जाता है, उनको लाना नहीं पड़ता। Tamil was the first state. So which was the first state to introduce this? Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their school within 6 months. First state was Tamil Nadu. तमिल नाडु में सबसे पहले मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने हर गवर्नमेंट स्कूल्स में कहा कि ये स्कीम लॉन्च होगी उनके स्टेट के उसमें विद इन 6 months।
दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इस स्कीम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए. These include the fact that more poor children have begun enrolling in regularly attending the schools. इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को, जो बच्चों को जो दिन में खाना नहीं खा पाते थे या उनको काम करना पड़ता था, अब उनके पेरेंट्स उनको भेज देते थे ताकि वो खाना खा पाए, अच्छे से अच्छा खाना खा पाए. तो ऐसे बच्चों की जो एनरोलिंग हो गई स्कूल में, बच्चे के जो एडमिशन हो गए स्कूल में, वो बढ़ने लगे. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to the school. But now with the midday meal being provided in the school, their attendance has improved. अब क्या हुआ, जैसे क्या होता था पहले कि बच्चों को लंच के लिए उनको घर भेज दिया जाता था, लंच करके वो वापस आते थे. इससे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे वापस ही नहीं आते थे, बस वो दिन तक पढ़ते थे और वो चले जाते थे. लंच के बाद वो वापस नहीं आते थे. तो अब जब उनको स्कूल में मिल रहा है तो अब उनकी अटेंडेंस अच्छी होने लग गई. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. अब जो वर्किंग मदर्स होती थी उनको बीच में अपना काम छोड़ के बच्चों को आके खाना देना पड़ता था, बट अब ऐसा उनको अपना काम छोड़ के नहीं आना पड़ता क्योंकि वो स्कूल्स में ही खा लेते हैं खाना. So this program also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in a school eat this meal together. और बहुत सारा कास्ट से जो प्रेजुडाइसेस होते थे वो भी खत्म हो गए क्योंकि लोअर कास्ट हो अपर कास्ट, उन लोगों को सबको एक साथ खाना है स्कूल में खाना. तो ऐसे जो कास्ट सिस्टम थी वो थोड़ी कम हो गई. दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. और दलित वुमेन को एम्प्लॉय करा जाता था कि वो मील कुक करे मील. The midday meal program also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. और मिड डे मील ने बच्चों की कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करी क्योंकि क्या होता था, देख कोई अगर खाना नहीं लाया या कोई अगर पुअर है उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो खाली पेट बैठ के ही पढ़ता था, तो उससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था अपनी स्टडीज में. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is still there is much that still needs to be done. भले ही बहुत सारे ऐसे programs जिसने equality of opportunity दी है हर किसी को कि वो भी उतने ही अपॉर्चुनिटी ले पाए, बट ऐसा बहुत कुछ अभी है जो करना बाकी है. While the midday programs has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in a school, there continues to be a big difference in our country between schools that rich attend and those that poor attend. भले ही मिड डे मील की स्कीम ने बच्चों की अटेंडेंस और एनरोलमेंट बढ़ा दिया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट ऐसा भी बहुत कुछ है जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन स्कूल्स में जो रिच अटेंड करते हैं और उन स्कूल्स में जो पुअर अटेंड करते हैं. Even today, there are several schools in a country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. और ऐसे बहुत सारे schools हैं जहाँ पे अभी भी lower caste के साथ unequally treatment होता है. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. और अभी भी ऐसी बहुत सारी अनइक्वल सिचुएशंस है जहाँ पे इनको गुजरना पड़ता है, जहाँ पे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इनकी डिग्निटी को हर्ट करा जाता है. इन बच्चों की डिग्निटी को हर्ट करा जाता है. दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग इनको इक्वल नहीं समझते अभी भी. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. लोगों के एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं और वो ये समझना ही नहीं चाहते कि ये भी इक्वल हैं. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste. और लोगों को पता है कि ये लॉ के खिलाफ है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करना, बट लोग सुनते नहीं हैं. अब वो उनको अभी भी अनइक्वल ट्रीट करते हैं बेस्ड ऑन कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी एंड बिकॉज दे आर वुमेन. और बहुत सारी रीजंस हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with
डिग्निटी। और ये कब चेंज होगा जाके, अब जब लोग ही समझने लगेंगे कि कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, और हर एक इंसान को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमें दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, कि प्रेजेंट एटीट्यूड्स ऐसे चेंज होंगे अगर लोग ही समझने लगेंगे। Establishing equality in a democratic society is continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to. You will read more about in this book. Issues of inequality in other democracies. So B.R. Ambedkar, it is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hand and ceaseless struggle alone that one deserves strength, confidence and recognition. तो ये कह रहे हैं कि हर किसी को एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कुछ भी हो हमें स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन अपनी नहीं खोनी चाहिए। मैन इज मॉर्टल मीन्स एक दिन इंसान मतलब लाइक मैन इज नॉट इमोर्टल, इज कि इंसान को मरना ही है, मीन्स एक दिन वो चला जाएगा। मैन इज मोर्टल। एवरीवन हैज टू डाई समडे और अदर, हर किसी को मरना ही है एक दिन या बाद में, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। पर हर एक इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि कैसे वो दूसरों की लाइफ बेटर कर सकते हैं। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self respect. कि बहुत ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है ऐसा कि कोई अपनी लाइफ को बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के, उसकी लाइफ में खुद के लिए रिस्पेक्ट ही ना हो, ऐसे जीना। Issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. कि क्या सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे inequality है? The truth is that many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे भी ये इशू है इक्वालिटी का। So for example, the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, मीन्स जिनके जो एंसेस्टर्स, जिनके जो पुराने जो उनके परदादा थे, वो लाए गए थे अफ्रीका से टू बी द स्लेव, नौकर बनने के लिए, तो जो अभी हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। Thus, this despite the fact that there was a movement in late 1950 to push for equal rights for African Americans. इसके बावजूद भी कि 1950 में उनके लिए एक मूवमेंट चलाया गया था ताकि उनको सेम राइट्स मिल पाए कि एक जो नॉर्मल अमेरिकन को मिलता है उनको भी मिल पाए। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the US and denied equality through law. और उससे पहले उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. ऐसा भी हुआ है कि अगर वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो उनको बिल्कुल पीछे बैठना होता था, या फिर अगर वो बैठे हुए और कोई व्हाइट पर्सन खड़ा हुआ है तो, और अगर उसको चाहिए सीट तो उनको खड़ा होना पड़ता था और उसको सीट देनी पड़ती थी। Rosa Parks was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement. एक बार ऐसी रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी, वो बहुत टायर्ड होके एकदम
आ रही थी शाम को बस में, तो एक वाइट मैन ने और उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी। तो उनकी जो इस रिफ्यूजल ने, मना ने बहुत ज्यादा एजिटेशन क्रिएट कर दी, मीन्स लड़ाई क्रिएट कर दी अगेंस्ट द अनइक्वल एजुटेशन। मीन्स लोगों का एंगर लगा कि लोगों को गुस्सा आया अफ्रीकन अमेरिकन को, और उन्होंने एक अपना एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also started that all schools would be open to African American children, and that they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. और ये जो सिविल राइट एक्ट था 1964 में, इसमें सारे डिस्क्रिमिनेशन जो थे, जो रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे जो थे, जो डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉज थे, वो सारे प्रोहिबिट कर दिए, सारे हट गए। और इट ऑल्सो स्टेटेड दैट सारे जो स्कूल्स थे, पहले क्या होता था, पहले अफ्रीकन अमेरिकन अलग स्कूल्स में जाएंगे, अमेरिकन अलग स्कूल में जाएंगे, पर इन्होंने ये भी खत्म कर दिया कि सब स्कूल सबके लिए है, जिसको जिसमें जाना है वो अटेंड कर सकता है उसमें। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest of the country. ये सब करने के बाद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पुअर ही रहे। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in the areas where government schools are as highly rated as private schools. ये सब करने के बाद भी जो ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे वो ऐसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स जिसमें फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, जो टीचर्स है वो पुअरली क्वालिफाइड हैं, एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स जो या तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे या फिर ऐसे स्कूल्स में जाते थे जिनकी रेपुटेशन और जिनकी फैसिलिटीज बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स के बराबर है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। Now excerpt from Article 15 of Indian Constitution. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. इसलिए prohibit करा जाता है ये हर चीज। The state shall not discriminate any citizen on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी कोई मेल हो, फीमेल हो, कहीं भी वो बर्थ, कहीं पे भी उसका बर्थ हुआ, कहीं पे भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, और किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा कहीं भी जाने के लिए, वो किसी भी शॉप्स पे जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, इन प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट कहीं भी नहीं रोका जाएगा उनको। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds और dedicated to the use of general public के लिए अगर है तो वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी यूज कर सकता है, कहीं का भी पानी यूज कर सकता है, कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन चीजों को लेके। Now challenge of democracy. No country shall be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. कि हर कंट्री, हम ये नहीं कह सकते कि इट इज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, बिकॉज हर एक कम्युनिटीज में, हर एक इंडिविजुअल्स के पास अपने अपने आइडियाज होते हैं कि वो डेमोक्रेटिक शब्द को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना वाइड कर सकते हैं उस टर्म को। Central to this is a struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. और उनके हर एक इंसान इक्वल है और उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. हम इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे जो इक्वालिटी का इशू है वो कैसे लोगों की लाइफ में उसने डेमोक्रेटिक इंडिया में इफेक्ट करा है। As you read these chapters, think about whether the equality of all persons
and they are being able to maintain their dignity is up है कि लोगों की equality जरूरी है या नहीं है. So these are the exercises and these are the words, like we can say word meanings type, and exercises I had given in the description box. In the description box is a link, so please check, and if any doubt you can contact me through the comment box. So that's it for this chapter. So कैसे लगा अगर आप चैप्टर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. So thank you.